हेलो। देखिए, हम लोग जो वीडियो का जो पेपर है 2016 का, उसको हम लोग पूरा एनालिसिस करते हैं और इसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए हैं, ताकि हम लोग का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए और बेहतर तैयारी कर सकें। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए और काफ़ी अच्छे से कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यूपीएसआई का जो रिज़ल्ट आया है उसमें कितना कट ऑफ जा रहा है और सब लोग बोलते हैं कि कट ऑफ कम जाएगा। तो आप लोग इस चक्कर में ना रहिए, आप लोग अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। जितना बेस्ट कर सकते हैं उतना बेस्ट कीजिए एग्ज़ाम होने से पहले। एग्ज़ाम हो जाने के बाद आप कुछ नहीं करेंगे, केवल आपके पास अफसोस रह जाएगा कि काश हम कुछ और मेहनत कर लिए होते। तो आप अपनी तरफ से जी जान लगाइए और इतना जान लीजिए कि वीडियो का री एग्ज़ाम होगा और आपको एक सिलेक्शन लेना है, एक सीट कंफर्म करना है, तो आपको अभी से तैयारी काफ़ी अच्छी तरह से करनी होगी। तो चलिए, हम प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग देखेंगे और जितना भी प्रीवियस ईयर हुआ है हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को सारा प्रीवियस ईयर सॉल्व करा दें, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में हो। उसमें देखिए, हिंदी आपको पूछा ही जाएगा, मैथ और रीजनिंग आपको मिलेगा ही, और जीके जीएस मिलेगा। तो एक आइडिया लग जाएगा कि यूपी ट्रिपल एससी कैसे एग्ज़ाम कराता है और उसका जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा होता है। इसलिए हम प्रीवियस ईयर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे 2017 का, जो 2016 का जो वीडियो का पेपर हुआ था ग्राम विकास अधिकारी का, उस पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो पहला क्वेश्चन है हिंदी का क्वेश्चन है और हिंदी के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और 80 क्वेश्चन में हिंदी, रीजनिंग और जीके जीएस आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसको हम लोग करेंगे कि सूरदास के गुरु कौन थे। तो सूरदास के गुरु काफ़ी आसान क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य इनके गुरु थे सूरदास के। और सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आप लोग सभी जानते होंगे कि वात्सल्य रस क्या होता है और वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। इनकी जो फेमस रचना है सूर सागर है, साहित्य लहरी है, तो ये सब फेमस इनकी रचनाएं हैं। और ये कृष्ण भगवान के क्या थे, बहुत बड़े भक्त थे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये यति होता है। यति आपका राइट आंसर हो जाएगा। यति को हम लोग विराम भी कहते हैं, तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितना कर पा रहे हैं पेपर में। देखिए, आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये विराम चिन्ह होता है, पूर्ण विराम इसको हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, पूर्ण विराम। अल्प विराम हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक पॉइंट दे के ऐसे हम लोग कॉमा देते हैं तो अल्प विराम हो जाता है। उद्धरण चिन्ह को हम लोग कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग दर्शाते हैं। और योजक चिन्ह क्या होता है, आपका डैश होता है ये। तो आप लोग इसको पढ़िएगा। जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक हमने आप लोगों को रिकमेंड की है, तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक को 3-4 बार 5 बार जितना हो सके उतना बार पढ़िए। काफ़ी अच्छी बुक है और हिंदी आपका मैक्सिमम कवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अमर्ष क्या है। अमर्ष एक संचारी भाव है और संचारी भाग का क्या होता है, संचारी भाव का जो संख्या होता है वो 33 होता है। तो ये अमर्ष क्या है, संचारी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कबीरदास की भाषा कौन सी थी। तो कबीरदास की भाषा को हम लोग खिचड़ी भी बोलते हैं, पंचमेल खिचड़ी, क्योंकि ये हर भाषा में अपना क्या किए हैं, रचना किए हैं। तो इसको हम लोग सदुक्कड़ी बोलते हैं। नेक्स्ट आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 6वां नंबर का क्वेश्चन है, द्रौपदी का चीर। द्रौपदी का चीर का मतलब क्या, कि कभी समाप्त नहीं होने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जितने लोग भी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो का हिंदी मान के चलिए कि हिंदी आपका आसान ही आएगा। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है हिंदी आसान ही आया है, तो हिंदी आपका आसान आएगा। लेकिन आसान आएगा तो आपको कम से कम 45 प्लस करके आना है। 45 प्लस जब तक हिंदी में नहीं करेंगे तब तक ये आसान का कोई मतलब नहीं हुआ। आसान आया, पता चला कि आप 40 करके आए और 5-6 गलत कर दिए, तो आपका 37-38 नंबर बनेगा, फिर आप बाहर हो जाएंगे। तो आसान है तो इसको इतना पकड़ बना लीजिए कि 47 नंबर 48 क्वेश्चन इस तरह के सही हो। और रीजनिंग भी हम लोग इतना मजबूत करेंगे, क्योंकि जीएस में हम लोग को उतना भरोसा नहीं है, जीएस में कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा।
तो हिंदी और रीजनिंग को ज़बरदस्त पढ़ाई कीजिए और ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए। और देखिए अभी जो एग्ज़ाम हुआ है जेई का, तो जेई का जिसके पास भी पेपर होगा मेरे व्हाट्सएप पे भेज देगा, मैं उसका डिटेल सॉल्यूशन आप लोगों को दे दूंगा। जो नॉन टेक के पर क्वेश्चन थे 150 क्वेश्चन, उसको आप लोग भेज दीजिएगा। तो जिसके पास भी कोई पेपर मिले आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम उस पेपर को सॉल्व कर दिया करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कूपमंडूक होना। कूपमंडूक होना का मतलब क्या होता है कि सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंग्लिश में इसको PQRS बोलते हैं और हिंदी में क्या होता है? क्रम में सजाना होता है। ये जो ऊपर नीचे दिए रहते हैं, तो इसका सही क्रम क्या है उसको हमें बताना होता है। तो यर अलावा के क्रम में दिया गया है। तो यहाँ देखिए सामाजिक जीवन में, अब सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुत से, यदि क्रोध न हो तो कष्टों की चीर निवृत्ति का। अब बहुत से के बाद आपका क्या आएगा? वो आएगा। तो आप यहाँ से पकड़ सकते हैं कि र के बाद क्या आएगा? र के बाद आपका वो आएगा। तो र के बाद वो देखिए कहाँ कहाँ है, यहाँ नहीं है। र के बाद यहाँ है और यहाँ आपका नहीं है। तो आपका ए और डी में पॉसिबिलिटी बनती है। तो ए और डी आप चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। सामाजिक जीवन में अब यहाँ यदि अब देखिए सामाजिक जीवन में आपका डायरेक्ट ये नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बार बार पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो क्या होगा? मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चीर निवृत्ति का उपाय नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है। इसका ऑप्शन यहाँ पे है। अब देखिए इसको हम लोग चारों देख लेते हैं कि चारों क्या होता है। जो यहाँ पे डायरेक्शन दिया जाता है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। इसको हम लोग उत्तर बोलेंगे, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इस तरह हम लोग बोलते हैं। और इस कॉर्नर को हम लोग क्या बोलते हैं? ईशान बोलते हैं। इस कॉर्नर को हम लोग ईशान बोलते हैं। तो ईशान हो गया ये कॉर्नर। और नेक्स्ट क्या हो गया? ये कॉर्नर आपका क्या हो जाएगा? आग्नेय हो जाएगा। आग्नेय आपका ये कॉर्नर हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट आपका ये जो देखा जाएगा ये आपका नैऋत्य हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा यदि पूछा जाए। और जब ये पूछा जाए कि उत्तर पश्चिम में क्या होगा, तो वाया हो जाएगा। ये आपका चारों डायरेक्शन निकल गया। ईशान हो गया, आग्नेय हो गया, नैऋत्य हो गया, वायव्य हो गया। तो ये आप याद रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है कहीं भी, तो इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। तो वलय का मतलब क्या होता है? गोलाकार, काफ़ी आसान। अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। अब देखिए अव्ययी भाव समास क्या होता है? जो अवयव से बने होते हैं, जो उसका प्रथम पद होता है अव्यय होता है। अव्यय का मतलब होता है कि उसमें काल, वचन, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको हम लोग अव्यय बोलते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका आजीवन। आजीवन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक समय पर आ जाना। ठीक समय पर आ जाना कौन सा कारण है? तो अधिकरण कारण में पर होता है। तो अधिकरण कारण यहाँ पे पर है, तो अधिकरण आपका कारण हो जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मंदिर और मंदिरा युग्म का उपर्युक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? तो इसमें डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, देवालय और अश्वशाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मिश्रित वाक्य क्या होता है? मिश्रित वाक्य में क्या होता है? एक मेन वाक्य होता है और दूसरा उसका उपवाक्य होता है। तो इस टाइप के हम लोग सेंटेंस को मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्यों ही वो घर से निकला त्यों ही वर्षा होने लगी। तो इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे, ज्यों ही त्यों ही का जहाँ प्रयोग होता है उसको हम लोग मिश्र वाक्य ही बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाक्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे पैसेज दिया है, इस पैसेज के आधार पे क्या दिया है, क्वेश्चन दिया जाता है, 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो काफ़ी आसान होते हैं, तो आप लोग कर जाएंगे। देखिए, आज वर्षों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। उसके बाद यहाँ क्या दिया है, फिर यहाँ देखिए कुछ मिट गया है। तो आज वर्षों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलहाई है, शायद इसी कारण आज वर्षों बाद उठी है इच्छा, कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। इस तरह का दिया है कुछ। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई। तो कवि के मन में इच्छा किसकी उत्पन्न हुई, महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हुई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूखे पत्ते प्रतीक हैं मन के सूखेपन से, आपका ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ। तो ये विचार रूपी कलियों पर आपका बहार का आगमन हुआ। पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको फिर से पता चल जाएगा। गहनता की फसल लहलहाई, ऐसा कुछ था। तो गहनता की फसल का मतलब विचार में परिपक्वता आना, पूर्णता आना। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा ही जाता है। और इसमें आप लोग जब तक इन दोनों का मीनिंग आप नहीं जानेंगे, उपेक्षा क्या होता है और अपेक्षा क्या होता है, तब तक आप लोग नहीं भर पाएंगे। उपेक्षा का मतलब होता है अपमान करना, तिरस्कार करना, अवहेलना करना, और अपेक्षा होता है कंपैरिजन करना। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे कि रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पे ये 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो पानी बीच मिन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। तो इसमें क्या होगा, विशेषोक्ति हो जाएगा आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अलंकार पूछा है तो विशेषोक्ति अलंकार आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे पूछा है कि व्यक्तिवाचक संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन ज़्यादा है तो थोड़ा फास्ट हम लोग करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आप लोग जानते ही हैं कि वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, इस तरह से जो भी प्रॉपर नाउन हम लोग देखते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, रामचरितमानस, राम, गंगा। मिठास क्या होता है, मिठास हो गया, बुढ़ापा हो गया, ममता हो गया, ये क्या होता है, भाववाचक संज्ञा हो गया। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे गंगा का पर्यायवाची आपको देखना है कि गंगा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा शब्द का पर्यायवाची कौन कौन सा है, मंदाकिनी है, भागीरथी है, सूर सरिता है, कालिंदी जो है यमुना का पर्यायवाची होता है, गंगा का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी का चयन कीजिए। अब सही वर्तनी का चयन हमें करना है। यहाँ पे देखिए ये श्रृंगार क्या है, सही लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार। और हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आपका वर्ड सही होगा। अवनति ये लिखा है तो अवनति गलत लिखा है। अवनति कैसे लिखा जाता है इसको देख लीजिए, अवनति, अवनति आपका ऐसे लिखा जाता है। ये मुश्किल लिखा है तो मुश्किल कैसे लिखते हैं, मुश्किल, मुश्किल आपका ये हो जाएगा। और मातृभूमि आपका लिखा है तो मातृभूमि होता है। ये जो त लिखा है यहाँ पे क्या होता है, त्रि होता है, मातृभूमि, मातृभूमि आपका हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग इसको वर्तनी को शुद्ध करने का हम लोग देखेंगे। इसको रीडिंग करते रहिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ हम वो पेपर डाल देते हैं। पेपर का एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी आप लोग बुक भी पढ़ते रहिए और जो हम सेट करा रहे हैं उस सेट को भी आप लोग करते रहिए। अब यहाँ पे समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। तो समूहार्थक क्या हो जाएगा, पुरुष, स्त्री, मनुष्य, ये तीनों नहीं होगा और राइट आंसर आपका हो जाएगा भीड़। तो भीड़ क्या है, समूह हो गया। आंशिक शब्द का प्रत्यय क्या है, प्रत्यय और उपसर्ग आप लोग पढ़े होंगे
कि प्रत्यय का मतलब क्या होता है, लास्ट में जो जोड़ा जाता है, और उपसर्ग का मतलब होता है जो शुरुआत में जोड़ा जाता है। तो आंशिक ये दिखाई दे रहा है कि एक आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए त्रुटिपूर्ण वाक्य की पहचान करनी है। यहाँ पे एक वाक्य दे दिया जिसको इंग्लिश में कॉमन एरर बोलते हैं, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। तो पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया कैसे, तो इसमें त्रुटि क्या है, ये होगा ए पार्ट में। ए पार्ट को हम लोग ऐसे लिखेंगे, पुलिस की कार्रवाई द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। तो पुलिस की कार्रवाई के द्वारा ही चोरी का माल बरामद हुआ। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे वधूर्मी। वधूर्मी का संधि विच्छेद आप लोग देखेंगे तो वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ये आपका दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि में क्या होता है, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर आपस में जब जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं, दीर्घ स्वर बनते हैं। तो इसको हम लोग दीर्घ संधि बनते हैं, और ये आपका हो जाएगा क्या, बी ऑप्शन, वधु प्लस उर्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नहीं है क्या हिंदी का, यहाँ पे और भी क्वेश्चन है। यहाँ पे 30 क्वेश्चन हिंदी से पूछे गए थे 80 में से। तो भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका देखिए पावक हो जाएगा, पावक, कृषाण और अनल, ये किसके परिवाची हैं, अग्नि, आग के परिवाची हैं। ये अग्नि आग के परिवाची हैं। और जो अनिल होता है, अनिल पवन का परिवाची होता है, हवा का परिवाची होता है। तो इसमें आपको भिन्नार्थक देखना है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, हम हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, हर्ष का विलोम हो जाएगा विषाद। विषाद आपका हर्ष का विलोम हो जाएगा। अब यहाँ पे गंदला, मैला, मलिन, मतलब ये नेगेटिव सेंस में लिया गया है। तो ये किसका परिवाची है, पंकील। पंकील आप लोग नोट करके रखिएगा कि ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, और पंकील का मतलब होता है गंदा, डर्टी। अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं रीजनिंग का। अब देखिए जो वीडियो का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप लोग, तो रीजनिंग फेवरेट है, और रीजनिंग के साथ साथ आप लोग मैथ भी कीजिए, क्योंकि मैथ के भी कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो मैथ का कैलकुलेशन आप लोगों का सही रहेगा, तभी आप लोगों का क्वेश्चन जो 45 प्लस का टारगेट है रीजनिंग का, तो वो आप लोग कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या सॉल्व करना है और क्या पूछा गया है। 4 मोमबत्ती हैं जिनके जलने की क्षमता 5 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा को एक कक्षा में एक ही साथ ज्वलित किया जाता है, मतलब एक ही साथ जलाया जाता है। उन्हें कक्षा में उस समय तक जलाया जाता है जब तक कक्षा में 3 मोमबत्तियाँ बुझ ही न जाएं। यदि प्रत्येक मोमबत्ती को जलाने का खर्च कितना आता है, 1.5 रुपया प्रति घंटा, तो कुल खर्च कितना आएगा। देखिए काफ़ी आसान है। अब इसमें समझना ये है कि ये पूछ क्या रहा है। अब देखिए मोमबत्ती है 4, आपको 3 को बुझाना है तो 3 को बुझाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब देखिए ये वाला तो 2 ही घंटा में बुझ जाएगा, ये 3 घंटा में बुझेगा, और ये 4 घंटे में बुझेगा। तो ये 3 बुझ गए, और ये जो 5 घंटे वाला जलने वाला होगा तो 4 घंटा ये भी जलेगा। तो कितना घंटा जला टोटल, 4 घंटा 5 घंटा वाला, और 4 घंटा ये, 3 घंटा और 2 घंटा, तो टोटल कितना हो गया 8, 8 3 कितना हो गया 11, और 11 2 13, और 13 में हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 19.5, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने का भी तरीका होता है। 13 में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 13 हो गया, और 13 का हाफ कर देंगे तो 6.5, तो 13 में डायरेक्ट 6.5 जोड़ दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 19.5। तो कैलकुलेशन भी ट्रिक आपको समझना है तो आप और जल्दी कर जाएंगे। अब यहाँ दिया है कि यदि घड़ी में कितना, घड़ी में 7:30 हो रहे हो तो उस समय घंटे और मिनट की सुइयों के बीच की डिग्री क्या होगी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 45। इसको कैसे निकालते हैं, आप एक फार्मूला याद रख लीजिए, 11/2 m, 11/2 m 30h ± a। इसको आप लोग याद रखिए, कोई भी एंगल निकालना आप लोगों के लिए आसान होगा। इससे भी आसान आसान ट्रिक आते हैं, लेकिन ये क्या होता है यूनिवर्सल है, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको आप लोग याद रखिए।
अब देखिए 30, ये आप लोग फार्मूला लिख लीजिए जब भी एंगल निकालना हो तो। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए 7:30, तो ये कितना होगा मिनट वाला, और ये कितना होगा आवर मतलब घंटे वाला। तो 11/2 इंटू 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 30 इंटू 7 और प्लस माइनस ए। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 15, और 15 को 11 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 165, और ये कितना हो जाएगा 210 प्लस माइनस ए। तो ए को हम लोग इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो आपका 45 हो जाएगा। तो 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको मिनट और घंटे के बीच की सुइयों के बीच की डिग्री पूछा है तो आपका ये 45 हो जाएगा। इसमें कई लोग कंफ्यूज भी करते होंगे, जैसे मान लीजिए कि ये गोला है, अब यहाँ पे एक मिडिल हो गया, सेंटर हो गया इसका, और ये 7 वाला, और ये आवर वाला हो गया, और ये हो गया कि मिनट वाला। तो ये एंगल पूछा है तो आपका 45 आया है। यदि ए एंगल पूछा तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 45। 360 में से आप माइनस कर देंगे 45 तो आपका कितना आ जाएगा 315 आपका आंसर आ जाएगा। 315 आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों को ये निकालना होता है इनके बीच का एंगल, तो आप लोग ये निकाल लीजिए। आप चाहें तो दोनों भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 45 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पासा से रिलेटेड है। पासा हम लोग पढ़े ही हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है पासा से लगाना। इसमें 3 का विपरीत पूछा है, तो पासा आप 2 सेकेंड में लगा सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए। और जितना पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं उस पेपर को आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ताकि वो आपको कभी भी काम आए। और पेपर आप लोग प्रीवियस ईयर का चाहे जिस भी कंपटीशन का पेपर हो उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। सारे कंपटीशन को सॉल्व करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल वीडियो का ही पेपर सॉल्व कीजिए। हम आप लोगों को एक रिकमेंड किए थे यूथ कंपटीशन का जो प्रीवियस ईयर का बुक है, उसी से हम भी सॉल्व करवाते हैं। तो आप लोग उसको ले लीजिए, और उसके हिंदी हो गया, जीके जीएस हो गया, और जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए। आपको 90% क्वेश्चन आपके होने लगेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। 3 का विपरीत आपको देखना है, तो 3 का विपरीत हम लोग देखेंगे तो कहाँ से मिलेगा। अब इसको हम लोग लेंगे, तो इसको लेंगे तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है 3 6 1, कोई कॉमन नहीं है, तो इसको छोड़ते हैं। इसको लेंगे तो इसमें कॉमन क्या है 5 है, और 5 के बाद कुछ नहीं है। तो एक सरफेस कॉमन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हम लोग मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 2, अब यहाँ पे हम लोग 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 1, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 4, 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें पूछा है फिगर काउंटिंग से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वीडियो में, ये कन्फर्म है। तो फिगर काउंटिंग हम लोग कैसे करते हैं इसको आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग फिगर काउंटिंग को स्टार्ट करते हैं छोटे से, बड़े से ना स्टार्ट कीजिए, आप छोटे से स्टार्ट कीजिए। तो देखिए ये एक छोटा बॉक्स है, फिर ये एक छोटा बॉक्स है, तो इसको आप लोग काउंटिंग करना स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कितने हो गए 10 आपके ये हो गए। अब 2 को मिक्स कर दीजिए, तो 2 को मिक्स करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, फिर ये हो जाएगा 2, और फिर ये हो जाएगा 3। तो इस तरह हम लोग मिक्स करते हैं सबको। अब देखिए छोटे को काउंट किए तो 10, उसके बाद 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 आपका ये हो जाएगा। 2 को जब मिक्स करेंगे तो 5 आप फिर से जोड़ दीजिए। अब 3 को हम लोग मिक्स करते हैं, तो 3 को मिक्स करेंगे तो ये कहाँ से आ जाएगा, 3 वाला मिक्स करेंगे तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 हो गया, 4 आपका और मिल गया। तो इसको 3 को मिक्स कर दिए तो 4 आपको और मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं 4 को हम लोग मिक्स करते हैं, तो 4 को मिक्स करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग देखेंगे तो कितना आएगा 1 2 2 आ गया, 1 2 ये हो गया, और ये 3 और 1 4, तो आपका 4 हो गया, 4 और आपका हो गया, और 4 ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद इसका कितना हो गया
10 5 15, 15 और 8 23, 23 हम लोगों को बॉक्स मिल गया है। और 23 के बाद हम लोग और देखेंगे तो और भी हम लोगों को मिलेगा। 23 के बाद अब देखिए लगभग 27 इसका आंसर आएगा। तो 23, अब हम लोग इस तरह काउंटिंग कर लेते हैं कि 23 हो गया, 23 और एक ये हो गया 24, 24 ये हो गया, 24 के बाद ये बड़ा वाला 25 हो गया, ये 25 हो गया, और ये सबसे बड़ा वाला क्या हो गया 26 हो गया, और इसका 26 देखिए 26 तक आ गया। तो इसका 27 मारिए, 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग हमेशा किससे करना है, छोटे से करना है, छोटे से करके आप लोग उसको सही से कर सकते हैं। ये देखिए कैलेंडर का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, केवल आप लोगों को कंफ्यूज किया गया है लैंग्वेज से। राम श्याम से 315 दिन बड़ा है, और राम हो गया श्याम से कितना बड़ा है 315 दिन, और कृष्ण जो है राम से 70 सप्ताह बड़ा है। राम से कौन बड़ा है, कृष्ण, ये 70 सप्ताह, तो 70 सप्ताह हो गया। तो यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ था, तो ये बुधवार को पैदा हुए थे कौन, कृष्ण, तो आपको बताना है कि श्याम का जन्म कब हुआ था। तो बस इसमें आप लोग वो निकाल लीजिए कि एक्स्ट्रा दिन का संख्या क्या हो गया। जब सप्ताह दे दे तो सप्ताह में क्या होता है, एक्स्ट्रा दिन आपका 0 होता है, बस इसमें 7 से भाग दे दीजिए। तो 7 चौको 28, ये बचा 3 और 7 बचे 35, मतलब इसमें भी क्या आपका बचेगा, इसमें भी आपका एक्स्ट्रा दिन क्या होगा 0 होगा। तो जो पहले था वही अब भी हो जाएगा, तो बुधवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस एक्स्ट्रा दिन की आपको काउंटिंग करनी होती है, एक्स्ट्रा दिन की काउंटिंग कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एज प्रॉब्लम है, और एज प्रॉब्लम से मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आपका वीडियो में हमेशा आता है, तो एज प्रॉब्लम हम लोग पढ़ लेंगे कभी। और देखिए इसके क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, काफ़ी आसानी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। एक स्थिति में ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, ए हो गया और ये बी हो गया, इसको x मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा x + 4। इस स्थिति के 16 वर्ष बाद, 16 वर्ष बाद मतलब यहाँ पे 16 और फिर ये भी 16 वर्ष बाद ए की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुना हो जाएगी। अब ए की आयु 16 वर्ष बाद ये हो जाएगी, और वर्तमान आयु कितने हो जाएगी x + 4। तो यही दिया है कि तो ए की आयु 16 वर्ष बाद 4 और 16 कितना हो जाएगा 20, और वर्तमान आयु की 3 गुना, तो वर्तमान आयु x + 4 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा x + 20, और ये हो जाएगा 3x + 12। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये इधर आएगा 8 हो जाएगा, ये इधर जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपका x = आ जाएगा 4, आपका आंसर आ जाएगा। तो x = 4 आ गया। तो जब 4 आ गया तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को कर देते हैं कि a यहाँ है और b यहाँ है, तो ये 4 हो गया, और 4 वर्ष ये बड़ा है तो ये 8 हो गया। पूछा क्या है, b की आयु उसकी वर्तमान आयु की 5 गुना हो जाती है। अब देखिए इसमें 16 हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20, क्या इसका 5 गुना है कि नहीं है, तो है। तो आप लोग इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ए को कैलकुलेट कर दिए, जैसे ही एक्स की वैल्यू आएगी आप लोग क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देंगे। पूछा क्या है ये देखना है हमें। तो यह बताइए कि शुरू की निर्दिष्ट स्थिति से 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु कितनी थी। तो ए की आयु कितनी हो जाएगी 6 वर्ष, और बी की आयु कितनी हो जाएगी 2 वर्ष। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब देखिए ये टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन है। कहते हैं लोग कि हम लोग मैथ इसमें वीडियो में क्या केवल रीजनिंग पूछा जाता है, लेकिन आपको 2-3 क्वेश्चन मैथ से देखने को मिल जाएगा, और मैथ के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप वहाँ पे कंप्लेन नहीं कर पाएंगे कि सर मैथ से क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, रीजनिंग से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा गया है। तो आप लोग मैथ के चैप्टर को भी कंफर्म करते जाइए। सबसे इम्पोर्टेंट एज प्रॉब्लम से तो आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म है आएगा। हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि मैथ के भी कुछ चैप्टर आप लोग को पढ़ा दें, तो आप लोग क्या करेंगे, जो UP-SSC का एग्ज़ाम है वो आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ए और बी, एक व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करता है। अब देखिए स्थान है ए
और ये हो गया बी। यहाँ से कोई यात्रा करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है, तो इधर से ये जा रहा है और उसके बाद वह अपनी गति 50% बढ़ा कर लौटता है, और जब यहाँ पहुँच जाता है तो यहाँ से जब लौटता है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 50% ज़्यादा हो जाती है। तो 40 में हम लोग 50 को इंक्रीज कर देंगे तो 150/100, तो ये आ जाएगा आपका 60। तो इधर से कितना चला, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो जाएगा। तो एवरेज गति पूछा है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, यह आपका 40 गुणे 60 और इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए, 40 + 60 और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये एवरेज का ट्रिक है, तो आप लोग ट्रिक को याद रखिएगा। इसको हम लोग ट्रिक को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ए और बी दो स्थान हैं, जाने में x की स्पीड से जा रहा है और आने में y की स्पीड से आ रहा है, तो इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा, एवरेज स्पीड होता है 2xy/x + y। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो इस तरह हम लोग कर देंगे। अब देखिए 40 और 60 आया है, तो 2 × 40 × 60/60 और 40 को जोड़ेंगे तो 100, और 100 ये 0 से 0 कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 48, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि 6 व्यक्ति हैं, ये पजल है छोटा सा, और देखिए हम लोग जो पजल सॉल्व करते हैं वो काफ़ी इससे कठिन पजल हम लोग सॉल्व किए हैं। आप लोग पजल का प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। तो 6 व्यक्ति हैं, ABCDEF, 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार 2 पंक्तियों में बैठे हैं। अब 2 पंक्तियों में बैठे हैं तो हमने बना दिया कि 1 2 3, हमने एक ही बना दिया कि एक को इधर बैठा देंगे, एक को इधर बैठा देंगे, 2 बनाने की ज़रूरत नहीं है। जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट हम लोग करेंगे। देखिए कई लोग ऐसे बनाते हैं, एक पंक्ति ये हो गया, एक पंक्ति ये हो गया, तो यहाँ पे एक को बैठाएंगे, यहाँ पे एक को बैठाएंगे, दूसरे को यहाँ, तीसरे को यहाँ, फिर यहाँ, तो इसमें टाइम लगता है। तो टाइम हमें नहीं लगाना है, टाइम जितना बच सके उतना हमें बचाना है। तो हमने इसको 3 कर दिया। अब जो इधर बैठेगा उसको इधर बैठाएंगे, जो इधर बैठेगा उसको इधर बैठाएंगे, तो टाइम बचाना है हम लोगों को। तो ई किसी भी पंक्ति के अंत पर नहीं है। अब तो देखिए ई किसी भी पंक्ति के अंत पर नहीं है, तो ई कहाँ होगा, ई आपका मिडिल में ही होगा। तो इसके इधर भी इसके इधर भी एक एक सीट आपका जरूर होगा। तो कहाँ हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो अभी रुक जाइए। उसके बाद जो डी है, बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो एफ के बाईं ओर, अब देखिए एफ कहाँ बैठा है हमें पता नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये उत्तर की तरफ देख रहा है। जब भी आपको डायरेक्शन ना पता हो तो आप उसको मान लेंगे कि वो किधर देख रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देख रहा है। और जब डायरेक्शन पता चल जाएगा तभी हम लोग क्वेश्चन को उसको सॉल्व करेंगे। डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पे हम लोग डी को बैठा देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि डी और एफ दोनों कहाँ बैठेंगे, किनारे बैठेंगे। सी ई का पड़ोसी है। अब देखिए जो सी है ई का पड़ोसी है, तो सी आपका कहाँ हो जाएगा, सी ई के बगल में होगा, और डी के विकर्णतः सम्मुख है। तो जहाँ भी सी रहेगा वहाँ डी यहाँ हो जाएगा। आई बात समझ में, डी आपका यहाँ हो जाएगा। एफ और बी क्या है, पड़ोसी हैं, तो बी आपका बीच में आ गया। चलिए, मतलब एक रो आपका फिक्स हो गया। तो अब देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट फिक्स कर दीजिए कि एफ यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया, डी यहाँ हो गया, आपका सी यहाँ हो जाएगा, ई यहाँ हो जाएगा, और बचा कौन, ए आपका बचा, तो ए आपका यहाँ हो जाएगा। इसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो आपने एक पजल को डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। अब बी के सम्मुख पूछा है, तो बी के सम्मुख क्या हो जाएगा, ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पजल को आप लोग लिख के करेंगे तभी आप लोग आसानी से कर पाएंगे, वरना आप लोग कंफ्यूज होते रहेंगे। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं। 10 लीटर प्रति सेकेंड की दर से पानी भरने वाला पंप द्वारा 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर आकार के हौज को कितने समय में भर देगा।
अब देखिए ये पाइप और टंकी का क्वेश्चन है। तो रीजनिंग में 3 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा जो मैथ के क्वेश्चन हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे कि पहले टंकी का आयतन निकाल लीजिए कि टंकी का आयतन कितना है। तो टंकी का आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे, 80 गुणे 60 और गुणे 50, ये इतना हो गया। अब देखिए सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर को हमें लीटर में बदलना होता है। तो सेंटीमीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो ये आप लोग फार्मूला याद रखिएगा कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 लीटर होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और 1000 मीटर स्क्वायर नहीं, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर, ऐसा शायद होता है। तो ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 लीटर। तो आपको लीटर में आंसर बताना है तो क्या करेंगे, आप इसमें डिवाइड कर देंगे किससे, यहाँ क्वेश्चन को पहले सेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 80 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे ताकि ये जो आंसर है लीटर में आ जाए। तो जब लीटर में आ जाएगा तो 10 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। चलिए हम यहीं डिवाइड कर देते हैं 10 से भी। तो ये 3 जीरो कट गया और 6 पचे 30, 6 पचे 30, तो 30 का जीरो इससे कट गया और 8 3 के 24, तो 24 आपका राइट आंसर आ जाएगा कि 24 सेकेंड में वो क्या कर देगा, भर देगा पूरा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए ये भी पजल टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम लोग पढ़ते हैं और आसानी से सॉल्व करेंगे। इसमें दिया क्या है कि 6 व्यक्ति L M N P Q R में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, अलग अलग लंबाई के हैं। N Q और P से लंबा है। N जो है Q और P से लंबा है परंतु M से छोटा है। तो M आपका यहाँ आ गया, इससे छोटा कौन है, N, और N किससे लंबा है, Q और P से लंबा है। तो आपको 4 लोग मिल गए। अब देखिए P सिर्फ Q से लंबा है, P जो है सिर्फ Q से लंबा है। तो 6 लोगों का अरेंज हम लोग सजा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सबसे लंबा हो जाएगा और ये सबसे छोटा हो जाएगा। आप लोग चाहें तो इस तरह भी कर लेंगे, तो इस तरह क्या, इस तरह और आसानी हो जाएगा कि ये जो ऊपर रहेगा सबसे लंबा हो जाएगा और सबसे नीचे वाला क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो आप सुविधा अनुसार जो करना चाहे कर देंगे तो वो आंसर सेम ही आएगा। हमको इस तरह लगाने में आसानी होता है क्योंकि इसमें स्पेस कम लगता है, तो स्पेस कम लगता है तो इसलिए इस तरह हम लगाते हैं। बाकी आप लोग ऐसे भी सेट करके लगा दीजिएगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि P जो है सिर्फ Q से लंबा है, तो P कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा और Q से लंबा हो जाएगा। सिर्फ का मतलब क्या हो गया कि P और किसी से लंबा नहीं है, केवल Q से लंबा है। जबकि R सिर्फ L से छोटा है, R जो है सिर्फ L से छोटा है, तो L यहाँ हो जाएगा, R यहाँ हो जाएगा और बचा कौन, M यहाँ और N यहाँ। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे लंबा और सबसे छोटा, तो सबसे लंबा कौन है, L है, और सबसे छोटा कौन है, Q है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के आप लोगों को क्या आएंगे, रीजनिंग आएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी आसान होगा। देखिए इस तरह के रीजनिंग आएंगे और आप लोग टाइम ज़्यादा लेंगे तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। आप लोगों को कोशिश करना है कि रीजनिंग का 50 क्वेश्चन आप लोगों को 45 मिनट में आप लोगों को ख़त्म कर देना है, तभी आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ऐसा नहीं है कि 50 क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप लोगों को 1.5 घंटा लग गया और आधे घंटे में जीके जीएस और हिंदी करेंगे, तो फिर आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग इतना खतरनाक जाएगा कि आप लोग 80 क्वेश्चन भी सही निकाल लें वही बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आप लोगों को रीजनिंग 45 मिनट में सॉल्व करना है, इसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हम ढेर सारा प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर दिए हैं, चैप्टर वाइज और क्यूजेज भी। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये सीरीज का क्वेश्चन है और सीरीज का क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे इस सीरीज को जब आपको क्यूब आता होगा, और क्यूब जब आएगा तभी आप लोग निकाल पाएंगे कि क्यूब ये किसका कौन है, तो आप लोग तभी कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए क्यूब निकालना भी काफ़ी एक अच्छा ट्रिक होता है,
ये जैसे 49 और 13 हो गया, इसका हम लोग को क्यूब निकालना है। यहाँ 3 है तो 3 को 7 लिखिए, इधर से 3 को काट दीजिए, ये बचा 4, 4 मतलब 1 का क्यूब, तो ये 17 का क्यूब हो गया। तो इस तरह का ट्रिक हम लोग जो वैदिक मैथ का होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो बाकी हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये 11 का क्यूब है, ये 13 का क्यूब है, और ये 15 का क्यूब है, ये 17 का क्यूब है। तो आगे किसका आएगा, 19 का क्यूब। और 19 का क्यूब का मतलब क्या, 99 और 9 1 99, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्यूब निकालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी 19 का, आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। यही होता है ट्रिक। 99 यूनिट प्लेस पे 1 आया, 1 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9, यूनिट प्लेस पे 9 होगा। ये 3 ऑप्शन पे क्या आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह कैलकुलेशन आप लोग करेंगे तभी 45 मिनट में आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। अब यहाँ पे ये देखिए, किसी आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम है 4, 6, 8 सेंटीमीटर है को यदि 2 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे घनों में परिवर्तित किया जाए तो कुल घनों की संख्या क्या होगी। काफ़ी सिंपल है, करना कुछ नहीं होता है। 4 6 × 8/2 इंटू क्या लिख रहे हैं 2 × 2 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 कट गया, और 6 चौको 24, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग कितने क्वेश्चन कर दिए, अभी देखिए आधा ये हम लोग किए हैं, आधा हम लोगों को करना है। अब ये आ गया ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। अजय विजय का भाई है, अजय विजय का भाई है, राम विजय के पिता हैं। यहाँ हो गए ये राम विजय के कौन हो गए, पिता हो गए। कमला राम की बहन है, जो कमला है ये कौन है, राम की बहन है। प्रेमा राम की भांजी है, तो राम की भांजी है का मतलब क्या, तो ये कमला की लड़की होगी, कौन, प्रेमा। यहाँ पे प्रेमा हम लोग लिख देते हैं, कमला की लड़की होगी। और शुभा कमला की नातिन है, कमला की नातिन है, कमला की नातिन मतलब इसका यहाँ आ जाएगा शुभा, शुभा। अजय शुभा का, अजय का, अजय कौन है, अजय का शुभा से क्या संबंध है, अजय का शुभा से, अजय का संबंध हमें बताना है। तो ये जो प्रेमा हो गया, प्रेमा क्या होगा, इनकी बुआ की लड़की है अजय की, तो मतलब सिस्टर ही लगेंगी। और सिस्टर के भाई को हम लोग क्या कहते हैं, मामा कहते हैं। मतलब सिस्टर की जो भाई होते हैं वो यदि किसी बहन की कोई लड़की है लड़का है तो वो अपने मम्मी को भाई को क्या कहेगा, मामा कहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग ब्लड रिलेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है। इसमें आपको एक दिया है इंटरवेंशन दिया है, और इसमें पूछा है कि शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख लीजिए, इंटरवेंशन लिखा है और इसमें ए नहीं है, तो ए यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता। आंसर नंबर आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। ये वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम वीडियो पेपर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, और ये मैथ से ही होता है लेकिन रीजनिंग में पूछा जाता है। मैथ यदि आप लोग परसेंटेज पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग को वेन डायग्राम देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। एक परीक्षा में पेपर 70% विद्यार्थी पेपर 1 में उत्तीर्ण हुए, 60% विद्यार्थी पेपर 2 में उत्तीर्ण हुए, और 15% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो ये एक पेपर है और एक पेपर ये है, फर्स्ट पेपर ये और सेकेंड पेपर ये हो गया। तो 70% विद्यार्थी इसमें उत्तीर्ण हैं और 60% विद्यार्थी इसमें उत्तीर्ण हैं, और 15% क्या है, अनुत्तीर्ण है दोनों में। तो सबसे पहले कि 100 में से 15 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि इतने उत्तीर्ण है तो टोटल पास परसेंट कितना हो जाएगा, 85% आपको पास हो जाएगा। और 70 में से आपको देख लेना है कि 70 और 60 यहाँ पे है, तो टोटल कितना हो जाएगा 130, जबकि पास कितने हैं 85 हैं।
तो 85 में 130 में से 85 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो 45 दोनों में पास हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन इस तरह लगाएंगे। जबकि 270 दोनों में पास हैं, तो ये 45 किसके बराबर हो जाएगा, 270 के बराबर हो जाएगा। और इसको आप लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 पचे 45 और 9 तिरी 27 और 9 5 छक्के 30। तो आपका कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 छक्के 30, तो ये 600 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसको थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। और ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन लगाना थोड़ा कठिन होता है, इस पर प्रैक्टिस होना चाहिए और कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए। देखिए जो 15% ये पहले दिया था कि ये फेल हैं लोग, तो हम लोग 100 में से पहले माइनस कर देते हैं, तो 85% ही लोग पास हुए हैं। और जबकि 70 और 60 को हम लोग जोड़ेंगे तो 130 लोग पास हो जाएंगे। और पास कितने हैं, 85, तो माइनस कर देंगे और जो आएगा उसको हम लोग बीच में रख देंगे। तो ये वाला बीच वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये दोनों में पास हैं और इसी का आप लोगों का क्या दिया है, नंबर वैल्यू दिया है। तो उसको आप लोग सॉल्व करके निकाल देंगे टोटल 100 से मल्टीप्लाई करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मिक्सिंग नंबर का सीरीज दिया है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, कितना टाइम हो गया, अब देखिए 46 मिनट पेपर हो गया, तो काफ़ी लंबा। अब देखिए कितने देर में अभी सॉल्व होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 10 आया है, यहाँ पे 27 आया है, यहाँ पे पूछा है कि कितना होगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 10 कैसे आया है, तो ये 4 का वर्ग है। जब भी आपको देखिए वर्ग और क्यूब, तो वर्ग और क्यूब तो आपको याद होना चाहिए, ताकि देखते आप लोगों को आइडिया लग जाए कि क्या किया जा सकता है। 16 का वर्ग कितना होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 1 का 1 होता है, 9 का 3 होता है और 4 का कितना होता है, 2। और इन सब को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। 4 1 5 5 10। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये 27 कैसे आया है, 64 होता है 8 का, 25 होता है 5 का, 10 होता है 100 का और 4 होता है। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये 15, 15 4 19 और 19 8 27। मतलब क्या आपको लोग को पता हो गया कि ये जो बाहर वाले हैं स्क्वायर फॉर्म में, उसको हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे तो आपका आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आपका 16 का हो गया, 16 + 12 इसका +8 +6, तो 12 8 20 और 20 16 कितना हो गया, 36 और 36 6 कितना हो गया, 42। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसको हम लोग कर ही दिए। ये सीरीज का क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं। तो सीरीज के क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पे क्या किया है, जब भी आपको सीरीज का क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो गैपिंग आप स्टार्ट कर दीजिए। 1 और 5 के बीच में गैप 4 है, इसके बीच में 9 है और इसके बीच में देखा जाए 16 आपको मिल गया। ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर और इसको हम लोग देखेंगे 25, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। और इसको हम लोग देखेंगे 36, तो ये 6 का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर, 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर होगा 49, 49 को हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 140 आंसर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे देखना है। ये रीजनिंग में जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के दिमाग में जो आइडिया बैठे हुए हैं तो वो दिमाग उतना ही तेज दौड़ेगा। रीजनिंग में आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका दिमाग तेज नहीं दौड़ेगा, और तेज नहीं दौड़ेगा तो क्या होगा, क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे और वही टाइम लगेगा। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से कीजिए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, अब देखिए ये किसी का वर्ग और किसी का क्यूब नज़र नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार ऐड करके देख लेते हैं। यूनिट डिजिट का शायद क्वेश्चन हो। ये 2 हो गया, 2 5 7 7 2 9 9 2 18, इसका हो जाएगा। ये 7 2 9 1 10 5 18, मतलब इसका भी योग 18, इसका भी योग 18। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आपका आ रहा है। यहाँ 5 6 11 11 और 8 कितना हो गया 19, 19 और 7 26, तो 26 ये आ रहा है, तो 26 इसका भी आना चाहिए मे भी। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, पहले को लेंगे तो 9 3 27, ये तो पहले ही ज़्यादा हो जा रहा है। और आप 7 4 11
11 और 2 13 और 13, ये तो कम हो जा रहा है। इसको हम लेंगे 9 6 15, 15 और 9 24, ये भी ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ पे 8 9 17, 17 3 23, ये 26। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये भी सीरीज का क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या किया जा रहा है, 9 का डबल, फिर डबल, फिर डबल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 9 दूना 18 प्लस 2, 20 दूना 40 प्लस 2 तो 42, और 42 दूना 84, 84 प्लस 2, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 एक ही जगह है, तो आप लोग राइट आंसर बी को मारिए, आगे बढ़िए। आपको सब उसमें चेक नहीं करना है, सब चेक करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ तक हो गया, 49 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर दिया, और 49 के बाद ये लास्ट क्वेश्चन शायद है रीजनिंग का। तो इसमें आपको क्या पूछा है, इन प्रश्नों में दिए गए 3 विकल्प हैं, उसमें देखिए इसमें आपको पूछा गया है कि अलग कौन सा है। तो आचार्य कृपलानी, डॉक्टर राधाकृष्णन, सीवी रमन, राजगोपालाचारी। तो इसको देखिए, ये थोड़ा जीएस टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसमें जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ये जो आचार्य कृपलानी हैं, इनको भारत रत्न नहीं दिया गया था। तो ये रीजनिंग का क्या होता है, ये जो एनालॉजी का क्वेश्चन होता है वो थोड़ा थोड़ा जीएस हो जाता है। राधा कृष्णन को मिला है, सीवी रमन को मिला है, राजगोपालाचारी को भारत रत्न मिला है, और आचार्य कृपलानी को नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखा जाता है कि 3 एक समान है और एक भिन्न है, और जो भिन्न होता है उसी का आंसर हम लोग को करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जीके का क्वेश्चन। अब देखिए जो करंट का क्वेश्चन है उसको हम लोग छोड़ेंगे, क्योंकि वो 2016 का पेपर है, तो उसको हम लोग काउंट कर लेंगे कि कितना करंट का क्वेश्चन आ रहा है। 50 क्वेश्चन हो गया, 30 क्वेश्चन आपका जीके से पूछा गया था। तो 30 क्वेश्चन में हम लोग आइडिया लगाएंगे कितना करंट का क्वेश्चन बन रहा है। तो ये करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। अब यहाँ पे पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध आप लोग सभी जानते हैं कि बाबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। और जो फर्स्ट बैटल वार था अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था 1526 में आपको ये युद्ध लड़ा गया था। 1526 में नहीं, 1526 में तो पहला लड़ा गया था। 1526 में पहला पानीपत का युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। और बाबर उस समय शायद 4-5 साल राज किए थे, 1530 में मर भी गए थे। तो ये सेकेंड बैटल किस में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में, और ये जो हुआ था 1556 में आपका लड़ाई हुआ था। 1556 में आपका लड़ाई हुआ था। तो इसमें अकबर की जीत हुई थी और हेमू हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर से करंट का क्वेश्चन है, तो ओलंपिक से पूछा गया है, तो इसको हटाते हैं। और राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के पूर्व गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये स्वतंत्रता के बाद भी थे। और यहाँ पे पूछा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में रासायनिक लौह तत्व कितने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 से 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए 2011 का जनगणना है, इसके आधार पर उत्तर प्रदेश का जनघनत्व तो पूछा है, तो इसका 828। 2021 का आप लोग देख लीजिएगा, हमें अब मिला नहीं है, ना ही हम खरीदे हैं, तो आप लोग 2021 का पढ़ लीजिएगा डाटा, उससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने की संभावना होगी। अब फिर से यहाँ पे बजट से पूछा गया है क्वेश्चन, और उत्तर प्रदेश का आप लोग विशेष जरूर पढ़िएगा, यूपी विशेषांक, इससे 8 से 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक आपको आने की संभावना है। तो इसमें उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में डिटेल पढ़ना है हम लोगों को। तो देखिए ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। पृथ्वी का अर्धव्यास क्या होता है, पृथ्वी का अर्धव्यास 6371 होता है, इसको हम लोग देख लेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। तो लिंग अनुपात ये 2011 के डाटा से पूछा गया है, क्योंकि 2016 का पेपर है, तो उस समय जौनपुर था, इस समय देख लीजिएगा कौन है। और फिर यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला।
तो उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पद कभी नहीं संभाला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। श्री चंद्र भानु गुप्ता ये कभी नहीं संभाले हैं। और इसमें आपका ये पीएच मोदी हो गए, कन्हैया लाल और रामकृष्ण राव, ये लोग रहे हैं राज्यपाल के रूप में। तो ये चंद्र भानु गुप्ता, ये याद रखिएगा कि ये नहीं थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप लोग सब याद कर लीजिएगा कि यूपी में कितने राज्यपाल थे और कब से कब हुए, कितने मुख्यमंत्री बने, उन लोगों के नाम, उन लोगों का क्रम करके पूछा जा सकता है उससे क्वेश्चन। क्योंकि देखिए पूछा गया है तो आप लोग इसी के आधार पर आइडिया लगाएंगे, तभी आप लोगों को क्वेश्चन बन पाएगा। इसीलिए हम करा रहे हैं। और ये डू और डाई का स्लोगन कब दिया था, ये किस आंदोलन में? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में, उस समय महात्मा गांधी ने डू और डाई का ये स्लोगन दिए थे। तो यहाँ क्विट इंडिया मूवमेंट ये जो 1942 में इसका हुआ था उसमें ये दिए थे। और 8 अगस्त 1942 में इसमें जो ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें जो कांग्रेस के इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण लीडर थे उनको अगले ही दिन क्या कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो करो मरो का नारा गांधी जी दिया उसके बाद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ये आपका को हो जाएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। आपका 64 क्या हो जाएगा, आर्य समाज का फाउंडर कौन है? तो आर्य समाज का फाउंडर आपका कौन है? आपका हो जाएगा दयानंद सरस्वती। शांति निकेतन ये विवेकानंद ने बनाया। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, और इनको आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। आप लोग और डिटेल आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट करके इसको कमेंट में पिन डाल दीजिएगा, तो आप लोगों की जानकारी भी बढ़ेगी और जो कमेंट पढ़ेगा उसकी भी जानकारी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय भाषा कब माना गया था? तो ये 1989 में आपका द्वितीय भाषा का राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था उर्दू को। तो ये परमानेंट बने रहने वाले क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। करंट अफेयर बदलता है, जो परमानेंट घटनाएं होती हैं वो नहीं बदलता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? तो झरिया ये क्या है? झरिया से हम लोग कोयला प्राप्त करते हैं, स्टील से नहीं। जमशेदपुर, वर्णपुल और दुर्गापुर से क्या होता है, स्टील का निर्माण होता है। झरिया से कोयला ज़्यादा प्राप्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सबसे अधिक रहा? तो किस का सबसे अधिक रहा? तो इसमें ये हैं एन के मेहरोत्रा, इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा। तो इनको हम लोग देख लेंगे और इनका हम लोग सब ये देखिए एक क्वेश्चन हम जो करा रहे हैं आप लोगों को, तो इसमें ये नहीं है कि यही आएगा। आप लोगों को ये आइडिया हम दे रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और आप लोग जब भी यूपी का विशेषांक पढ़ेंगे या यूपी का करंट पढ़ेंगे तो आप लोग इसको पढ़ेंगे कि लोकायुक्त कौन है, लोकायुक्त की कौन सर्वाधिक काल है, इस समय वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, प्रथम लोकायुक्त कौन है। तो ये सब आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग को आएगा। इससे एक आइडिया मिलता है, इसीलिए बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर को सॉल्व कीजिए, तभी आप लोगों को आइडिया मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया था? तो ये फेमस क्वेश्चन है, सारनाथ से लिया गया था, अशोक पिलर से लिया गया था, अशोक स्तंभ से। और हम लोग और देख लेंगे, ये जनधन कन्या विद्याधन योजना 12वीं पास पे दिया जाता है, कन्या विद्याधन योजना, और इसको अखिलेश गवर्नमेंट में स्टार्ट किया गया था। तो इसको आप देख लीजिएगा कि अब इसका डाटा क्या है। बाकी आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई जो है ऊटी की है। ऊटी की लगभग ऊंचाई है 2240 मीटर। और ये डलहौजी हो गया, शिमला हो गया, दार्जिलिंग हो गया। डलहौजी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये किस राज्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे।
निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोग याद रखिएगा। ये सरदार स्वर्ण सिंह की जो समिति है इन्हीं के रिकमेंडेशन के आधार पे मूल कर्तव्य को 42वें संशोधन के आधार पे संविधान में लागू किया गया था। और आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो आप लोग 42वां संशोधन जरूर याद रखिएगा कि उसमें क्या क्या हुआ था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इंडिया का ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसका जो संशोधन हुआ था 1976 में हुआ था, तो इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे। तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा, पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है 42वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हु हैज़ बीन ऑस्कर पुरस्कार के बारे में उस समय दिया है, इस समय आप लोग देख लीजिएगा कि कौन है। चलिए, ये वृद्धा पेंशन योजना के बारे में ये 2015 का अवार्ड दिया है। और फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे सुमिलित नहीं है। अब देखिए, बाबरनामा को बाबर ने ही लिखा था, शाहजहांनामा को मोहम्मद ताहिर ने लिखा था, और हुमायूंनामा को जो लिखा था वो कौन है? गुलबदन बेगम ने लिखा था, गुलबदन बेगम। ये हुमायूं नहीं लिखे थे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तुजुक ए जहांगीरी, तो ये जहांगीर नहीं लिखा था, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब आर्टिकल दिया है 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ, तो ये अमेंडमेंट से रिलेटेड होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। 368 संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कंप्यूटर में कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन किया जा सकता है? तो Ctrl+A हम लोग दबाते हैं तो इससे हम लोग का पूरा चयन हो जाता है। अब यहाँ पे बाइनरी डिजिट को बदलने में आया है बाइनरी संख्या, तो ये दिया है और इसको दशमलव तुल्य क्या होगा? तो आप लोग बस एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपको बाइनरी नंबर निकालने के लिए दिए तो 2 पे 0, 2 पे 1, कहाँ गया, 2 पे 0, 2 पे 1, 2 पे 2, 2 पे 3 और 2 पे 4। अब आपको इसको लिख देना है इसमें गुणा करके, 1 प्लस यहाँ करना है, फिर 0 गुणे, फिर प्लस, फिर 1, फिर प्लस और फिर 1। मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं और सबको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। इसका कितना आएगा? 2 पे पावर 0, मतलब कोई भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 आता है, 0 नहीं आता है। तो ये हो गया 1 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, प्लस 0 और ये हो गया 4 और ये हो गया 8, 8 4 12, तो इसका कितना आएगा? इसका शायद हम गलत निकाल रहे हैं, इसका जो क्रम है शायद इस तरह रखा जाता है। यहाँ पे थर्ड होता है, पीछे से शायद रखा जाता है इसका क्रम, उस तरह ज़्यादा आ जा रहा है, 13 आ रहा है, 13 कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग 1 1 और 0 फिर 1 रखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा और इसका 0 और इसका 8, 8 2 10 1 11। हाँ ये सही है, पीछे से हम लोग काउंटिंग इसका स्टार्ट करते हैं, आगे से नहीं, पीछे से करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसका 11 हो जाएगा। बाइनरी नंबर हम लोग कभी पढ़ लेंगे यदि टाइम मिला तो। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो PPP ये क्या होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। URL ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और जो EPF है ये क्या होता है? EPF ये कर्मचारी भविष्य निधि होता है।
तो ये क्या हो जाएगा, ये संबंधित नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे परमानेंट मेमोरी के बारे में पूछा है। तो रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, परमानेंट मेमोरी होता है कंप्यूटर की, और जो ए होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन परमानेंट मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी भी इसको बोलते हैं, अस्थायी मेमोरी बोलते हैं, और इसको स्थायी मेमोरी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस पूरे वीडियो में 80 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, और आप लोग इसको देखिएगा, काफ़ी मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को देखा कीजिए। बिना वीडियो देखे आप लोग स्किप कर देते हैं तो हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, आप लोग पढ़ते नहीं हैं और फिर हमें भी पढ़ाने का मन नहीं करता है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए, और पूरा देखेंगे तो आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, कुछ हमें भी फ़ायदा हो जाएगा। तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, हमारा वीडियो लोग देख रहे हैं, तो हम भी और वीडियो आप लोगों को बनाएंगे। और इसी तरह कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, चाहे वो जिस भी कंपटीशन में आए हुए हैं, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। उससे एक आइडिया हम लोगों को मिल जाएगा और हम लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। और जो रीजनिंग का हम लोग सिलेबस वाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे ही, उसको सिलेबस वाइज कवर करेंगे ही। तो आप लोग बने रहिए और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए। देखिए, होने को तो बहुत कुछ हो रहा है यूपी ट्रिपल एससी आयोग में, तो आप लोग जब तक पढ़े नहीं रहेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा। पढ़ाई कीजिए, उसके बाद जो करना होगा वो करेंगे हम लोग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।